मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद है और मैं बीएमसी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं यहाँ पर आपकी नीट की क्लासेस लूँगा। आप नीट के बेसिस पर अगर देखेंगे तो जूलॉजी का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस आ जाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, एक्सक्रीशन और नर्वस सिस्टम, और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस वाले हैं और बहुत अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। ये सारे के तो 11th की बात होगी। 12th में भी देखेंगे तो 12th में भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस आ जाता है नीट के बेसिस पर, ठीक है। और 12th के बेसिस पर भी अगर हम देखेंगे तो इसका अच्छा खासा वेटेज आ जाएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहले हम समझेंगे कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। ध्यान रखेंगे, लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों के बेसिस को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर किसी पर्सन ने अपने अपेंडिजेस को सिंपली, मैं ये कह रहा हूँ कि इसने सिंपली अपने अपेंडिजेस को मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस किया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इसका मूवमेंट। ये कहलाएगा इसका मूवमेंट। और अगर ये पर्सन, सपोज करते हैं कि ये पर्सन प्लेस ए से प्लेस बी तक ट्रैवल करता है, प्लेस ए से प्लेस बी तक ट्रैवल करता है और प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन आप कह सकते हैं एक तरह से कि लोकोमोशन में इसका लोकेशन चेंज होता है। लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म का लोकेशन चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। और अगर अपने बॉडी को किसी तरह की हरकत कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मूवमेंट। क्लियर है? अब देखेंगे मूवमेंट एनिमल किंगडम में। अगर हम, क्योंकि हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर हम मूवमेंट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। अमीबॉइडल मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट, अमीबा टाइप की जो एक्टिविटी होती है, अमीबा टाइप का जो मूवमेंट होता है उस तरह से, और उसके थ्रू अगर वो लोकोमोशन करता है तो इस तरह से वो 3 तरह का अपना मूवमेंट शो करेगा। अमीबॉइडल मूवमेंट या फिर इसी को हम सूडोपोडियल मूवमेंट भी कह सकते हैं। अमीबॉइडल मूवमेंट या सूडोपोडियल मूवमेंट, इसमें एक वर्ड आ रहा है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आप सबने पढ़ा होगा सूडोपोडिया के बारे में। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। मैं फिर से इसको बाइफरकेट करूँगा। इसको मैं कहूँगा सूडो एंड पोडिया। पोडिया, सूडो का मतलब था फॉल्स, फॉल्स, और पोडिया अपेंडिजेस से रिलेटेड आता है। फॉल्स अपेंडिजेस यानी कि वो उसके रियल अपेंडिजेस नहीं है, बल्कि क्या है? वो उसके फॉल्स अपेंडिजेस है। इस कारण से उसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है। तो अमीबा, हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो सूडोपोडिया की हेल्प से, अगर सपोज करते हैं कि ये अगर मैंने एक अमीबा बनाया तो इसको अगर अपना मूवमेंट करना है, सपोज करते हैं इस प्लेस से थोड़ा सा आगे इसको अगर शिफ्ट होना है, ये क्या करेगा? इस जगह पर अपने कुछ ऑस्मोटिक चेंजेस करता है, जिस कारण से यहाँ पर इसका थोड़ा सा प्रोजेक्शन होता है, फिर फर्दर थोड़ी और प्रोजेक्शन होती है, और इसके बाद ये क्या होता है? इस तरह से यहाँ से थोड़ा बढ़ते बढ़ते और ये इधर अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। तो इस तरह की शिफ्टिंग जो होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इन्होंने अभी बनाया है और अब ये नहीं भी रहेगा। ठीक है ना? तो इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते हैं। ये इसका झुकवा अपेंडिजेस है, ये इसका फॉल्स अपेंडिजेस है। ठीक है। और ये किस किस में पाया जाता है? अमीबा में और डब्ल्यूबीसी। एक बार हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अमीबॉइडल मूवमेंट या फिर सूडोपोडियल मूवमेंट। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल है, नाम से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट अकर्ड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया इज नोन एज सूडोपोडियल मूवमेंट और अमीबॉइडल मूवमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे सीलियरी मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा 11th में या आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि उसमें सीलिया और फ्लैजिला के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर पोजेस करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सीलिया।
इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैं एक इकोलाई बना रहा हूँ और इसके पास हम देख रहे हैं कि ये इसके पास एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला। खैर इसके बारे में हम लोग और आगे बात कर लेंगे जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तब। अभी के लिए इस फ्लैजेला के पास इतना समझ लेना है कि सीलिया जो है वो फ्लैजेला से बहुत ज़्यादा छोटा साइज में होता है। सीलिया न्यूमरस होते हैं जबकि फ्लैजेला जो है वो लिमिटेड नंबर्स में हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 to 10 तक हो सकते हैं, जबकि सीलिया जो है वो थाउजेंड्स में हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये सीलिया। और अगर इसकी हेल्प से अगर मूवमेंट होता है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया और फ्लैजेला इज नोन एज सीलियर मूवमेंट और फ्लैजेलर मूवमेंट। क्लियर है? और इसमें मैं देखूंगा कि ये अगर बात करते हैं तो इसमें पैरामीशियम एंड स्पर्म, जो कि वेल नोन है कि स्पर्म हम जानते हैं। अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा स्पर्म का तो वो कुछ ऐसा होगा। ये देखते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की। ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका मिडल पीस है और ये इसका टेल पोर्शन। और ये जो टेल पोर्शन है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज की ये स्ट्रक्चर जो है, यही अपेंडेज जो है, इसी को क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। तो इस तरह से स्पर्म मूवमेंट करता है इस फ्लैजेला की हेल्प से। तो उसको भी हम किस में रखेंगे, सीलियर मूवमेंट या फिर फ्लैजेलर मूवमेंट में हमने उसको रख दिया। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। और ये मस्कुलर मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, ये मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से होता है। मस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से होता है, याद रखेंगे। मस्कुलर टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, कार्डियक टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज एंड स्मूथ टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। मैं एक बार यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ उसको। कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। आप इस बात को नोट करके रखेंगे कि मैंने ये सिर्फ मस्कुलर टिश्यू के बारे में यहाँ पर बताया। 3 तरह के मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, जिसमें कि अगर बात करेंगे मस्कुलर मूवमेंट की तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल की हेल्प से होता है। वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल की हेल्प से होता है। यानी कि हम इस चैप्टर में एनिमल किंगडम के अंदर जो हम ह्यूमंस के अंदर जो मूवमेंट पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हम सिर्फ स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आइए फ्रेंड्स देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू में हम बात कर रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं। 3 तरह के मसल्स की बात करेंगे, स्केलेटल मसल फर्स्ट, कार्डियक मसल है और बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। यहाँ पर हम सिर्फ मसल्स की स्टडी पढ़ रहे हैं, अभी हम मूवमेंट पर नहीं जा रहे हैं। पहला है स्केलेटल मसल, ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये स्ट्रिएटेड मसल्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मसल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक तरह का पैटर्न नजर आएगा। आपको उसमें एक तरह का पैटर्न नजर आएगा, यहाँ पर इस तरह से करके एक पैटर्न नजर आएगा। इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के पैटर्न से जो मसल्स बंधे हुए रहते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिएशन। क्लियर है? तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिएशन। तो इस तरह से ये मसल्स कैसे होते हैं, ये स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। दूसरा वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री आप जानते हैं, इसको आपको मैं हिंदी में अगर बता दूं तो ये वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक एंड अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा से वर्क करता है उसे आप कहते हैं वॉल्यूंट्री, और जो आपकी इच्छा से वर्क नहीं करता उसे आप क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंट्री कहते हैं। क्लियर है? तो वॉल्यूंट्री मसल्स वो होते हैं जिसे आप अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी इच्छा से उसको रिलैक्स कर सकते हैं। दीज आर द वॉल्यूंट्री मसल्स। और जिसे आप अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। जैसे कि आपके GIT के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जितने सारे मसल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑटोडिथमिक होते हैं, वो आपकी कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो डायरेक्ट सीएस के कंट्रोल में होते हैं। क्लियर है? तो उन सबको आप क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल, इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं। और इनको आप क्या कहते हैं, जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी फिंगर्स को मूव किया और मैंने इस तरह से करके पुट्टी बांधा,
ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये मेरी इच्छा के हिसाब से हुआ और इसमें किस मसल्स ने हेल्प किया, इसमें वॉल्यूटरी मसल्स ने हेल्प किया। और इन वॉल्यूटरी मसल्स का नाम क्या है, इस वॉल्यूटरी मसल का नाम क्या है, स्केलेटल मसल नाम है, जो कि यहाँ पर हमारे बोन्स से कनेक्टेड है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अटैच्ड विद बोन्स, अटैच्ड विद बोन्स की स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल वर्ड यूज किया जाता है किसी भी ढांचे के बारे में, किसी भी ढांचे के बारे में वर्ड यूज किया जाता है स्केलेटल, किसी भी ढांचे के बारे में। जैसे कि आपने जिसका स्केलेटल का बोन का ढांचा देखा किसी का, जैसे कि भूत वगैरह का जो दिखाते हैं आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा या फिर किसी स्टेज शो प्रोग्राम वगैरह में देखा होगा, तो आपने बोन का ढांचा देखा होगा या फिर कभी किसी मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचेंगे वहाँ पर आप देखेंगे बोन का पूरा ढांचा, या फिर आपने 12th के अपने सेक्शन में भी आप उसको देखेंगे। तो ये स्केलेटल का जो पूरा वो स्ट्रक्चर होता है उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स बोन्स से किसके हेल्प से अटैच होते हैं, ये टेंडन्स की हेल्प से अटैच होते हैं। ये किसकी हेल्प से अटैच होते हैं, ये टेंडन्स की हेल्प से अटैच होते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में भी ध्यान देंगे, इससे उसी तरह से इसमें भी स्ट्रिएशन होता है, इसमें भी स्ट्रिएशन का पैटर्न प्रेजेंट होता है। और याद रखिए जिस तरह से जैसे कि ये वॉल्यूटरी था, इसे आप कंट्रोल कर सकते थे। तो कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके हार्ट के वॉल में प्रेजेंट है, आपके हार्ट के वॉल में प्रेजेंट है। उस वहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो स्ट्रेटेड मसल्स तो हैं, बट वो इनवॉल्यूटरी है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोरिथमिक है। क्लियर है। और तीसरा हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। और स्मूथ मसल्स होते हैं वो अनस्ट्रिएटेड होते हैं, अनस्ट्रिएटेड होते हैं। मैंने कहा अनस्ट्रिएटेड होते हैं, उनके इन मसल्स फाइबर्स के अंदर कोई भी तरह का स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता है और ये एक दूसरे से बनने में थोड़े से अलग होते हैं, इन दोनों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स ये इनवॉल्यूटरी होते हैं, इन पर कंट्रोल नहीं होता है आपके माइंड का। क्लियर है। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स बोले तो आपका पूरा जीआईटी जो है वो एक तरह से आप समझें कि वो पूरा जीआईटी आपका विसरल ऑर्गन है। इस विसरल ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, स्मूथ मसल चाहिए होता है। और हम अपने टॉपिक के बेसिस पर अगर बात करें तो हम इससे मेनली क्या स्टडी करने वाले हैं, स्केलेटल मसल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि स्ट्रिएटेड मसल है, वॉल्यूटरी मसल है और बोन से कनेक्टेड होता है। किसकी हेल्प से, टेंडन्स की हेल्प से। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर दूंगा कि एक जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन टू बोन, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है कि बोन टू बोन जो कौन कनेक्ट करता है, तो एक बोन दूसरा बोन, इस दोनों बोन के बीच में कौन कनेक्ट करता है। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे जो मेरे बोन्स हैं और यहाँ जो बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने वाला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जब इस मसल के अंदर होगा तभी ये हाथ से मूव करेगा। क्लियर, आप तो समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोन्स हैं और यहाँ पर जो बोन्स हैं, इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो मसल्स होते हैं वहाँ पर, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं टेंडन, उसको आप क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो यहाँ पर बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए टेंडन होता है और बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, लिगामेंट। और बोन टू मसल कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, टेंडन। बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट और बोन टू मसल कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, लिगामेंट। तो इन दोनों बोन्स के बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिगामेंट है। और अगर बात करेंगे इस बोन को, अगर आगे यहाँ पर जितने सारे मसल्स हैं, इन मसल्स से, जैसे कि आपके बाइसेप्स मसल कहते हो, ये बाइसेप्स मसल जो यहाँ पर इस ह्यूमरस के हेड से जो अटैच्ड है, तो ये यहाँ से जो जहाँ पर ये मतलब जाकर के ह्यूमरस के हेड से आपको मर्ज करते हैं, उस जगह पर इस मसल को इस बोन से कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेंडन। और यहाँ पर इन दो बोन्स के बीच में इन दो बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो मसल होंगे उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला कौन होगा, तो स्केलेटल मसल
क्लियर याद रखेंगे इसको। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मैंने पहले बता दिया है इसके बारे में। इसके बाद डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। मसल्स व्हिच आर कनेक्टेड विद बोन्स, इसकी हेल्प से कनेक्टेड होते हैं, ये टेंडन्स की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक बोन है, ये एक बोन है, कोई सा भी बोन है, ठीक है। और इससे कनेक्टेड ये क्या है, ये एक स्केलेटल मसल है। कैसा मसल है ये? स्केलेटल मसल है। और यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो टेंडन है। ये एक मसल है और इसमें हम देखते हैं कि ये मसल अगर ये पूरा का पूरा जो मसल का बंडल है, ये पूरा का पूरा जो मसल का बंडल है, इस बंडल के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है। इस बंडल के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है। मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, कवर्ड बाय एपिमाइसियम, कवर्ड बाय एपिमाइसियम। और ये जो मसल बंडल आपको दिख रहा है, ये बंडल फर्दर बहुत सारे यूनिट्स में बटा हुआ होता है और ये पूरे यूनिट्स मिलकर के आप एक्चुअली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बंडल डिफाइन करता है। ये जो यूनिट्स बटे हुए इन सारे यूनिट्स को आप क्या कहते हैं, इसको फेसाइकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप? फेसाइकल कहते हैं। और ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय ये जो बटे हुए यूनिट्स हैं, इसके जो ये मसल बंडल है, ये मसल बंडल है। और ये मसल बंडल बना किससे है? ये बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है। और ये यूनिट्स को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं फेसाइकल। और ये जो फेसाइकल है, ये फेसाइकल ये है कवर्ड बाय पेरिमाइसियम, कवर्ड बाय पेरिमाइसियम। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। ये मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ मसल फाइबर्स। ये इसके अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत सारे मसल फाइबर्स। आपको ध्यान रहे ये फेसाइकल जो मैंने बनाया है, ये एक कंपार्टमेंट को मैंने ये फेसाइकल लिखा है। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, उस कंपार्टमेंट को मैंने क्या लिखा है? फेसाइकल लिखा है। और यहाँ पर जो एक ये जो बना हुआ है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये मसल फाइबर, ये मसल फाइबर। और जैसा कि आपने इन दोनों का कवरिंग पढ़ा कि स्केलेटल मसल, इसका कवरिंग क्या है? सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप पे है। इसको हम क्या कहते हैं? एपिमाइसियम, सबसे टॉप पर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपिमाइसियम। और यहाँ पर कंपार्टमेंट्स, ये कंपार्टमेंट्स जिस चीज से कवर्ड है, जिस चीज से कवर्ड है, उससे हम क्या कहते हैं? मतलब उस कंपार्टमेंट्स को फेसाइकल कहते हैं। और ये फेसाइकल्स किस चीज से कवर्ड है? ये कवर्ड है पेरिमाइसियम से। और इन फेसाइकल्स के अंदर बहुत सारे न्यूमरस मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। और ये मसल फाइबर की बात करेंगे, ये कवर्ड है, ये कवर्ड बाय एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। चलिए मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको। स्केलेटल मसल ये बोन है, बोन से कनेक्टेड जो ये मसल है, बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड जो ये मसल है, इस मसल को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस मसल को हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। ये मसल बोन से टेंडन की हेल्प से अटैच होता है। और इस बोन के बंडल की अगर बात करें, इस पूरे को अगर हम क्या कह रहे हैं? स्केलेटल मसल कह रहे हैं, ये कवर्ड है किससे? एपिमाइसियम से। इस बोन को जब हम ट्रांसफर सेक्शन काट करके, इस मसल को जब हम ट्रांसफर सेक्शन काट करके और देखते हैं, ये हमें फर्दर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ दिखाई देता है। ये हमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ दिखाई देता है। और इन कंपार्टमेंट्स को आप क्या कहते हैं? फेसाइकल कहते हैं। क्लियर है? इन कंपार्टमेंट्स को आप क्या कहते हैं? फेसाइकल कहते हैं। और इसके अंदर जो ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, इसके अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। तो इसके सबसे टॉप पे जो कवरिंग है, उससे आप क्या कह रहे हैं? एपिमाइसियम, एपिमाइसियम सबसे टॉप पे जो कवरिंग है। ये जो फेसाइकल का जो ये कंपार्टमेंट बना हुआ है, ये जिस चीज से कवर्ड है, ये जिस चीज से कवर्ड है, उससे आप क्या कहते हो? उससे आप कहते हो पेरिमाइसियम, पेरिमाइसियम। और यहाँ पर जो मस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पर मसल
छोटे छोटे फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। बहुत छोटे छोटे फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं फाइबर के अंदर, बहुत छोटे छोटे फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ध्यान देंगे, जिस तरह से एक सेल होता है उसी तरह से ये मसल सेल है, तो मसल के जो सबसे बाहरी कवरिंग है, इसकी जो सबसे बाहरी कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लेमा। जिस तरह से आप सेल की बाहरी कवरिंग क्या कहते हो, एक सेल है, एक सेल है तो उसका सबसे बाहरी कवरिंग जो है ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। आप इसको क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको आप कहते हो प्लाज्मा लेम्मा, प्लाज्मा लेम्मा, या फिर सेल मेम्ब्रेन या सेल लेमिनी। उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, ये जो कि एक मसल का सेल है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसके सबसे टॉप पे जो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो इसके बाउंड्री प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। बाकी सेल्स की तरह मसल सेल्स के पास भी न्यूक्लियस होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। देखते हैं कि ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है, साइड में रहते हैं मसल सेल्स के न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारे इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स भरे हुए हैं, ऊपर से मैंने बस आपको कुछ लाइंस के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स, और ये मायोफाइब्रिल्स किसके अंदर एम्बेडेड है, ये एम्बेडेड है सार्कोप्लाज्म के अंदर। सार्कोप्लाज्म, जिस तरह से सेल के अंदर हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं साइटोप्लाज्म, इसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी तरह से जो मसल सेल है उसके पास क्या होता है, आउटर बॉडी कवरिंग सार्कोलेमा, उसके पास उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, सार्कोप्लाज्म। हम देख रहे हैं कि इसके पास न्यूक्लियस भी है, और सार्कोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसको सार्कोसोम्स कह रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास प्रेजेंट होता है, इसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे ही हम यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं, इन फाइब्रिल्स इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है। ये मायोफाइब्रिल्स जो है, देखिए मसल को, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, मसल को मायो वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, शॉर्ट में मायो, क्लियर है। तो मायोफाइब्रिल्स, मायो एंड फाइब्रिल्स, मसल्स से रिलेटेड जो फाइब्रिल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और इस मायोफाइब्रिल्स की अगर बात करेंगे किस चीज से बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन फिलामेंट से बने होते हैं। ये किस चीज से बने होते हैं, ये प्रोटीन फिलामेंट से बने होते हैं। इन प्रोटीन फिलामेंट्स में दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। आप लाइन पर नहीं जाएंगे, ये लाइन डिफरेंट चीज है, मैं इसको बाद में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। ये प्रोटीन फिलामेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं और ये थिन फिलामेंट होते हैं। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर जो मोटी सी लाइन देखी, मोटी सी जो ये मोटा सा जो स्ट्रक्चर देखा, इसे आप थिक फिलामेंट कहते हैं, इसे आप थिक फिलामेंट कहते हैं। और ये जो पतला वाला, इसमें बेसिकली दो ही स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ये जो मैंने बनाया है और दूसरा मैंने ये बना रखा है इसके बीच में, इन सबको कनेक्ट करने के लिए, क्लियर है। और इसको आप क्या कहते हैं, ये वाला, अगर ये थिक फिलामेंट है, देखने में लग रहा है ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो ये थिक फिलामेंट है। और ये जो फाइन फाइन फिलामेंट्स हैं, ये जो फाइन फाइन फिलामेंट्स हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम थिन फिलामेंट्स कहते हैं। और फर्दर इनको कनेक्ट रखने के लिए कुछ मसल्स होते हैं, उसके बारे में फिर से बात करेंगे। ये एक मायोफाइब्रिल का ये डिस्क्रिप्शन है। देखते हैं मसल के फिलामेंट के बारे में, और मैंने बात की थी मायोफाइब्रिल्स जो कि बहुत सारे फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, मस्कुलर फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, उसी बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये हमारे फिलामेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फिलामेंट्स हैं। आप इसमें ये वाले जो फिलामेंट देख रहे हैं इसे आप कहते हैं थिन फिलामेंट, इसे आप कहते हैं थिन फिलामेंट। और ये वाले जो फिलामेंट्स हैं इसे आप कहते हैं थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट।
इन थिक फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फाइबर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं एम फाइबर। और ये जो लाइन, ये जो एक लाइन की तरह यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है, इसे हम कहते हैं एम लाइन। यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो दो लाइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक एम लाइन, एक एम लाइन, दो एम लाइन दिख रही है आपको। और ये थिक फिलामेंट्स थिक फिलामेंट्स से जो अटैच है वो किससे, टाइटल फिलामेंट्स की हेल्प से। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत लिखा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। टाइटल फिलामेंट कहते हैं इसे, और ये टाइटल फिलामेंट की हेल्प से यहाँ पर ये अटैच है। और याद रखेंगे टाइटल फिलामेंट्स न सिर्फ इसको कनेक्ट करते हैं, बल्कि ये टाइटल फिलामेंट्स पूरे के पूरे मायोसिन को कनेक्ट करते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर मायोसिन कहाँ, मैं बनाता हूँ इसमें मायोसिन, ये रहे इसमें मायोसिन, ये इसमें मैं मायोसिन ड्रॉ कर रहा हूँ। और ऐसा इसमें हर एक फाइबर के पास प्रेजेंट है, ये हर एक फाइबर के पास प्रेजेंट है। मैंने इसमें सब में बना नहीं रखा है, मैंने इन सारे में बना नहीं रखा, आप इस सारे में ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर भी दोनों ही तरफ प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही तरफ ये मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली मसल के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। ये मायोसिन, इसके बारे में यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये क्या है, ये मायोसिन, ये मायोसिन है। तो इन सारे मायोसिन को एक साथ एक क्लस्टर के फॉर्म में जोड़ करके रखने वाला जो फिलामेंट है उसे क्या कहते हैं, थिन फिलामेंट कहते हैं, सॉरी टाइटल फिलामेंट कहते हैं। इन सबको एक तरह से एक साथ एक क्लस्टर के फॉर्म में यहाँ पर रखने वाला जो है जोड़ करके, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टाइटल फिलामेंट। और याद रखेंगे कि ये टाइटल फिलामेंट जो होता है ये लार्जेस्ट फिलामेंट होता है प्रोटीन का ये सबसे लार्जेस्ट साइज फिलामेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूरे मसल के थ्रू आउट ये रन करता है। क्लियर है, ये एम लाइन, और आप यहाँ रखेंगे कि जो थिन फिलामेंट है, इस बारे में लिखते हैं ये थिन फिलामेंट जहाँ पर एक दूसरे से अटैच है, ये थिन फिलामेंट एक दूसरे से अटैच है, इस लाइन को जैसे मैंने यहाँ पर इसको एम लाइन बताया, इस तरह से यहाँ पर इसको जो मैं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा जेड लाइन, उसको मैं क्या बोलूँगा, जेड लाइन। ये है जेड लाइन, ये एम लाइन, ये जेड लाइन। क्लियर है, ये जेड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी जेड लाइन, ये भी जेड लाइन। तो इस जगह पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें दो एम लाइन नजर आ रही है, तीन जेड लाइन नजर आ रही है। क्लियर है, यहाँ पर दो लाइन्स की बात हो गई, एक एम लाइन, एक जेड लाइन। अब देखिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट हमें नजर आ रहा है, कुछ ऐसा एरिया जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं, उन एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं एक्स जोन। ऐसा जोन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर थिक का नामो निशान नहीं है, थिक जो है इस एरिया में प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है। इस एरिया वाले इस जोन में जो फिलामेंट प्रेजेंट है, मतलब सॉरी ये फिलामेंट जिस जोन में प्रेजेंट है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स जोन। क्लियर है, और अगर हम बात करेंगे जहाँ पर पूरा का पूरा थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं हम लोग ए बैंड। ऐसा जोन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, वहां पर हम क्या कह रहे थे, एक्स जोन कह रहे थे। और जहाँ पर थिक फिलामेंट की जितनी लेंथ है उस पूरी लेंथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बैंड कह रहे हैं। थिक फिलामेंट की पूरी लेंथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, ए बैंड कह रहे हैं। थिक फिलामेंट और थिक फिलामेंट के बीच में जो ये डिस्टेंस है, बीच में जो ये जोन है, यहाँ पर जो एक पैटर्न बन रहा है, इसे आप क्या कह रहे हैं, आई बैंड कह रहे हैं। आई बैंड कह रहे हैं। और जब हम ए बैंड बोले तो क्या इसको, और आई बैंड बोले तो क्या इसको। और आप देखेंगे सिमिलरली एक और आई बैंड हमारे इस तरफ है, यहाँ पर इन थिक फिलामेंट और थिक फिलामेंट के बीच में। तो एक आई बैंड इधर, और ये पूरा का पूरा ए बैंड, इस सब को मिलाकर के क्या बन जाता है, एक सार्कोमेयर बन जाता है। आप समझ पा रहे हैं, एक सार्कोमेयर बन जाता है। और ये सार्कोमेयर क्या है,
दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मसल फाइबर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। यानी कि हमें अगर मसल फाइबर को समझना है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको समझ लें, एक सार्कोमेर की एक्टिविटी को समझ लें तो पूरे के पूरे मसल के एक्टिविटी को समझ जाएंगे। सार्कोमेर ये एक फंडामेंटल यूनिट है, इसी एक यूनिट के रिपीटेशन से पूरा का पूरा मसल फाइबर बनता है। इसी एक यूनिट के रिपीटेशन से पूरा का पूरा मसल फाइबर ड्रॉ होता है। आप देख रहे हैं ये सार्कोमेर यहाँ पर अब मैं फिर से एक बार इसमें आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो गया, ये जेड लाइन हो गया, ये लाइन एम लाइन हो गया, ये टाइटन फिलामेंट है, ये जेड लाइन पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, थिन फिलामेंट से बना हुआ है, और ये दोनों फिलामेंट्स किससे बने हुए हैं, ये दोनों थिक फिलामेंट से बने हुए हैं। जिस एरिया में सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एक्स जोन कहते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एक्स जोन कहते हैं। ऐसा एरिया मतलब पूरा का पूरा थिक फिलामेंट का, पूरे के पूरे थिक फिलामेंट के लेंथ को हम क्या कहते हैं, पूरे के पूरे थिक फिलामेंट के लेंथ को हम लोग ए बैंड कहते हैं। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, ये लेंथ है। यहाँ पर अगर हम देखें इस दोनों के बीच में ये वाला जो एक पैटर्न है, यहाँ पर जो एक स्पेस बच रहा है, इस स्पेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, इस स्पेस को हम लोग आई बैंड कह रहे हैं। और हम आई बैंड और ए बैंड यानी कि ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस पूरे को अगर एक यूनिट की तरफ बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा सार्कोमेर, और ये सार्कोमेर फंडामेंटल यूनिट है जो कि पूरे के पूरे मसल को बनाए।